प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजस्व कर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया। उसके कारण ये प्रदेश के अंदर हो पाया है। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर, वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरे को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अगर आप देखें कि 2017-18 में जब प्रदेश में पहला बजट हमें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। वर्ष 2018-19 में प्रदेश का जो बजट था वह प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। वर्ष 19-20
का बजट प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित किया था, उस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना बजट प्रस्तुत किया था। 2020-21 का बजट यह वह कालखंड है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना हमें करना पड़ा था। वह था प्रदेश के युवा शक्ति के लिए, उनके कौशल विकास, रोजगार था, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बाधित न हो, इसके लिए समर्पित था। 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके स्वावलंबन से सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। तो आज मेरे सहयोगी वित्त मंत्री खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है। वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है, जिसके लिए इस बजट में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1,200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी हैं, खासतौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट यार्न यूनिट हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सकें, नए औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सकें। इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं, उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी, 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन, ये स्नातक और प्रास्नातक युवाओं को इस सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा। मैनुअल इधर 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 इधर
ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और संभावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहद एवं व्यापक अवसर होगा। मानव गवर्नेंस के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्रवाई के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में मैं इस सम्मानित सदन को समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल पर DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत PGI लखनऊ, IIT कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सूचना और प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। देश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित आया था। इन्वेस्टमेंट के लिए MOU किए थे। उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहां बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है वो जरूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहां गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे। उड़ीसा में भी होगा तो वहां जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहां जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहां जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं। आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास? क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें? और MSMEs का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं
लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी खत्म कर दी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है एनओसी का? अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, तो क्या यूज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या?